मेरा है। खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आपको हमारी तरफ से हो। आज 14 फरवरी है, बुधवार का दिन है। उम्मीद है क्या खैरियत से होंगे सभी नाजरीन। आज जब सुबह सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं तो उम्मीद ये करेंगे कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और साथ न सिर्फ आप टीवी देखते देखते देंगे बल्कि आप साथ हमारी राब्ता साइटों पर भी देंगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एक्स पर, साबका ट्विटर पर, या आप कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी आएंगे, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वो कैसे ज्वाइन करेंगे? आप अपने गिरदुनवा के हालात वाक़ात से हमें रूबरू करेंगे। आप अपने गिरदुनवा के हालात वाक़ात से न सिर्फ हमें तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे बल्कि आप फ़ोटो या वीडियो भेजकर भी हमें आगाही देंगे ताकि हम इस प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्रामों में उनको शामिल कर सके और अपडेट कर सके जम्मू कश्मीर की और मुल्क की तमाम तर सूरत हाल। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में बात जहां हम नई दिल्ली से शुरू करेंगे, बात दुबई तक जाएगी क्योंकि आज खलीजी मुल्कों के अंदर भारत का दबदबा माना जाएगा और एक पुराना किस्सा जो बहुत किस्से नादीरा था उसे शर्मंदे ताबीर किया, यानी एक कहानियाँ हुआ करती थी लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसे शर्मंदे ताबीर किया है। उस कहानी को, वो हकीकत क्या है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको शुपियन की सूरत हाल से रूबरू करवाएंगे जहाँ पर यरकान की बीमारी फूट पड़ी है, सरकारी तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बिजली अब आपको मुफ्त मिलेगी, थोड़ा सा इंतज़ार करें, डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है बताएंगे आपको, याद दिलाएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद जो दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे साथ आज दिल्ली स्टूडियो जम्मू स्टूडियो में, माफ़ कीजिएगा, मौजूद है रूफ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगाज़ प्रोग्राम का हो ही चुका है लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा और ख़बरों, तज्जियों और तबसरों से कबल हिस्ट्री ऑफ द डे पर ब्रीफली नज़र डालेंगे। और आज भी कई अहम तरीन वाक़यात हैं जो आपको दिखाना या बताना बहुत ज़रूरी है। तारीख के और आपको पलटने पर पता चला कि 1881 में आज ही के दिन कोलकाता में हिंदुस्तान के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। ये आज के दिन 14 फरवरी 1881 को पेशरफ्त हुई। 1922 में जी मार्कोनी ने इंग्लैंड से पहला रेडियो नशरिया शुरू किया। आगाज़ आज से हुई। जो लोग रेडियो सुनते रहे हैं या रेडियो से लगाव रखते हैं उन लोगों के लिए ये जानकारी ज़रूरी कि 100 बरस कबल आज के दिन रेडियो पहली मरतबा जिसकी शुरुआत बरतानिया से हुई। 1658 में आज ही के दिन बहादुरपुर की लड़ाई में दारा शिकोह ने शाह शुजा को शिकस्त दी और पहली लड़ाई अपने नाम की। साल 1945 तारीख 14 फरवरी की आज के दिन पेरू, पैराग्वाय, चिली और इक्वाडोर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बने। यूनाइटेड नेशंस में इन तमाम को जगह मिली। साल 1950 था, सोवियत यूनियन और चीन ने अमन समझौते पर आज के दिन दस्तखत किए और जो 13 बरस की खतरनाक दुश्मनी थी दूसरी जंग अजीम के बाद जिसमें ज्यादा तल्खियां आई वो खत्म करने पर आमादगी जाहिर की गई। साल 2005 में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब का आगाज आज के दिन हुआ। इसके अलावा 1960 में फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के सदर आज के दिन मुंतखब हुए। 14 फरवरी साल 1960 में आज़ादी के 12 बरस बाद। 1919 में आज के दिन 14 फरवरी को पोलैंड और सोवियत यूनियन जिसके दरमियान जंग का आज के दिन आगाज हुआ। साल 1663 में कनाडा फ्रांस का सूबा आज के दिन बना, ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी की गई। 14 फरवरी 1743 में आज ही के दिन हेनरी फेलम बरतानिया के महकमा खजाना के पहले सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभालने में कामयाब हुए। 14 फरवरी 1743। 1807 में पेशवा रियासत के सरदार खाडे राहुलकर जिनका इंतकाल आज के दिन हुआ, आज उनकी बरसी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इनकी बरसी पर प्रोग्राम भी मुनक्किद होते रहे हैं। साल 1920 शिकागो में खवातीन वोटर लीग की तश्कील आज के दिन अमल में लाई गई। मकसद ये था कि दुनिया भर के अंदर खवातीन को भी वोटिंग परसेंटेज जो बहुत कम थी उसको बेहतर करने के लिए उन्हें कम से कम मौका फराहम किया जाना चाहिए और हक़ राहदही का इस्तेमाल वो कर सकें पूरी दुनिया के अंदर। इस पर सेमिनार्स, तकारीब, प्रोग्राम, वॉक्स या फिर इसके अलावा जो आज के दिन लीग तश्कील दी गई, मकसद खवातीन को आगे लाना था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। 14 फरवरी की तारीख के साथ साथ 14 फरवरी और 15 फरवरी को क्या कुछ रहने वाला है
ताज़ा तरीन सूरत हाल दिन भर, मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें, तज्ज़िया और तबसरे इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा ताउन करेंगे, अपनी आरा का इजहार वहां पर भी आप कर सकते हैं और साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी तीनों जबानों में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए खबरें अवेलेबल रहेंगी। तो शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे और सबसे पहले बात किसानों की, जिनको 24 घंटे बीत चुके हैं। आज दूसरा दिन है। रात को एहतजाज खत्म किया गया था, बल्कि रोका गया था, लेकिन प्लान ये था कि 14 तारीख की सुबह एक बार फिर तुलुए आफ्ताब के साथ दिल्ली कूच का सिलसिला फिर से शुरू होगा। और इत्तलात के मुताबिक इस बार फिर से उस सरहद पर जहां कल झड़पें और आंसू गैस के गोले दागे गए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किसानों और पुलिस के दरमियान टकराव की खबरें मौसूल होती रहीं। इस वक्त इशफाक फिर से खबर है कि मार्च दिल्ली की जानिब शुरू हो गया है। बिल्कुल, आज मार्च का दूसरा दिन है। कल पहले दिन जैसे आसिफ ने आपको अपडेट किया कि किस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई थी और किस तरीके से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तमाम आज दिल्ली चलो का दूसरा दिन है। किसानों की तरफ से दिल्ली मार्च का आगाज कल कर दिया था और पंजाब की बाहर यानी चंडीगढ़ से असेंबल होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी। हरियाणा बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया था, लेकिन कल हमने देखा कि लगातार तसादुम आराइयां वहां पर हुई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, कई लोगों के जख्मी होने की इतलात भी आ रही है। ताहम रात देर गए तक काफी ज्यादा क्योस और कंफ्यूजन दिल्ली बॉर्डर पर बना हुआ था। इस बीच किसानों की तरफ से हुकूमत पर इल्जाम आयद कर दिया गया कि हुकूमत की तरफ से किसी भी तरीके की संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से एहतजाज पर गामजन और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर किसान इधर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बयान जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से किसानों को भटका रही है, दरअसल मामला तमाम हल हो चुके हैं, लेकिन जो सूरत हाल पैदा की जा रही है ये वो सियासत है जिससे 2024 पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल का बड़ा बयान सामने आया। इस बीच किसान जिनके साथ कल एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे हरियाणा के अंदर, वहां के आसपास की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। सेक्शन 144 लगातार बना हुआ है और अब की बार जो इतलात अभी सुबह सुबह हमारे पास आ रही है वो ये है कि कल के तशद्दुद में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 60 से ज्यादा किसान भी जख्मी हुए हैं और पंजाब हुकूमत ने हरियाणा बॉर्डर के आसपास लगने वाले अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी ताकि जो जख्मी है उनका इलाज मुआवजा वहां पर कराया जा सके। इधर दिल्ली सरहद की जहां तक हम बात करें तो दिल्ली सरहद पर कियोस और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा था। दिल्ली आने वाली तमाम गाड़ियों को बारीक बीनी से देखा जा रहा था और जिन्होंने कौमी शाहराह पर सफर करके दिल्ली में दाखिला लेना था उन्हें 5 से 8 घंटे की ताखीर हो रही थी, जो आज सुबह भी जारी है। इधर रात गए की तस्वीरों से लेकर अभी तक की तस्वीरों की जहां तक हम बात करें तो रात देर गए भी सिक्योरिटी एजेंसियां जो दिल्ली पुलिस की थी, हरियाणा पुलिस की थी, वो मुश्तरका तौर पर बैरिकेडिंग को खड़ा कर रही थी। ट्रिपल नहीं 4-5 लेयर बैरिकेडिंग खड़ी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। इधर किसान संगठन जो एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि फैसला कुल मरहले में लड़ाई आ चुकी है। न तो सरकार किसानों के कर्जों को माफ करने के हक में है और ना ही एमएसपी को उस तरीके से दिया जा रहा है जिस तरीके का वादा किया गया था। इधर हुकूमती जरायों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से जो दरवाजे खोले थे वहां पर किसानों की हरदर्मी की वजह से मामला अटक गया। कई मामलों पर पेशरफ्त तो हुई थी, लेकिन कर्जे वाले मामले पर जब ज्वाइंट कमेटी बनाने का फैसला आया तो किसान इस पर अट गए, जिसकी वजह से सूरत हाल अब तक इस तरीके की बनी हुई है। इस बीच आज सुबह किसान संयुक्त मोर्चे की हम बात करें या दीगर जिम्मेदारों की बात करें जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स है जिनमें किसान मजदूर मोर्चा भी है, उन्होंने मार्च को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तस्वीरों के साथ जरा पूरी खबर को दिखाइएगा कि किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। ये वो कल फ्लाईओवर है जहां पर मुजाहिरीन ने जो बैरिकेडिंग थी उसको भी हटाया और जो सेफ्टी वॉल बनाया जाता है पुल के ऊपर लेफ्ट राइट कहीं पर भी आप देखते हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को इन एहतजाजों पर जबरदस्ती ताकुब भी करना पड़ा। ये देख लीजिएगा किस तरीके से ट्रैक्टरों से लैस एहतजाजी मुजाहिरीन उन बैरिकेडिंग को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इधर खुफिया इदारों के मुताबिक
जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस वक्त दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं वो मुनज़्ज़म होकर आ रही है। और मुनज़्ज़म मतलब कि वो 2 से 3 हफ्तों का सामान लेकर साथ आए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो खीमाजन होकर एहतजाज किया जाए। इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल कर दी गई है जिसमें यह कहा गया कि किसानों की तरफ से नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया है जिसकी वजह से आम राहगीरों को परेशानियां हो रही है। इस पर हुकूमत के लिए नोटिस जारी करते हुए आम राहगीरों को राहत मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो वो चीफ जस्टिस के दफ्तर के साथ राब्ता करे ताकि सोमो मोटो कॉल लिया जा सके। ये मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें और शंभू बॉर्डर जहां पर कल झड़पें भी हुई, 100 के आसपास का किसान मामूली तौर जख्मी हुए, लेकिन बीच में खबर यह भी थी कि कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। और जो सीमेंट के ब्लॉक्स मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए थे कल भी किसान हटाते हुए नजर आए थे और जैसे जैसे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे चलिए, किसानों के एहतजाज का आज दूसरा दिन है। नई दिल्ली के तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर आज भी किसान हैं और दिल्ली चलो मार्च के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बयान के जरिए तस्दीक की गई। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल के लिए दरवाजे खुले रखे हैं और वो बातचीत के लिए तैयार है। एहतजाज से मसाइल का हल तलाशना इंतहाई मुश्किल है। हरियाणा शंभू बॉर्डर ये वो मकामात हैं जो पंजाब और हरियाणा के बीच वाले इलाके हैं और चूंकि आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों रियासतों की ये मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि दोनों इस एहतजाज करने वाले जो लोग हैं या जो किसान हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, लेकिन दिल्ली की तरफ ये ना जा सके। ये मुसलसल कोशिशें गुज़श्ता 24 या 48 घंटों के दौरान की गई हैं। ताबिश कमाल के पास चलेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल नई दिल्ली के अंदर क्या है? ताबिश, जो तस्वीरें अलग अलग मकामात से पिछले 24 घंटों में हमने देखी उसने ये बताया कि किसान अगरचे पुरअमन हैं लेकिन उनकी जो आखिरी मंजिल है वो शायद नई दिल्ली नजर आ रही है। क्या तैयारियां हैं आगे? इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद हैं, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, इस तरह की अपडेट हैं और एक तरह से उथल पुथल मची है नेशनल हाईवे के ऊपर। इस वक्त आज दूसरे दिन क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली? कोई बात कर ली जाए तो अभी जो भी हालात हैं वो हरियाणा और पंजाब के अंदर है। जितने भी बॉर्डर है लगभग दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर पहले ही तमाम जो किसान संगठन को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। जहां तक दिल्ली की बात कर ली जाए, देखिए दिल्ली में कई जगह पर सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई है लेकिन दिल्ली में अभी किसान संगठनों के इस प्रदर्शन का असर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हरियाणा और पंजाब रहा है कि किस तरह से किसान संगठन कई बॉर्डर्स तक पहुंच गए हैं। कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरह का हंगामा हमने देखा है कोशिश की, लेकिन 3 लेयर जो बैरिकेडिंग की गई है वो कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली तक आने से रोक रही है। किसान संगठन के नेताओं का लगातार ये कहना है कि हमें हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार से अपील है हमारी कि हमें आगे दिल्ली जाने दिया जाए क्योंकि हमें अपनी मांगे सरकार के सामने रखनी है। सरकार से जो उनकी बातचीत हुई थी वो असफल रही थी। लेकिन अगर आज की बात कर ली जाए तो आज अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से स्मूथ चल रही है और दिल्ली के अंदर बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं भी इस तरह का प्रदर्शन दिल्ली में होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दिल्ली में भी किसानों को एंटर ही नहीं होने दिया है। दिल्ली से काफी किलोमीटर दूर किसानों को रोक लिया गया है। तो जहां जहां किसान प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उनके साथ सेंट्रल एजेंसियां जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अपनी तैयारियां की गई हैं, तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तादाद में तैयारियां की हैं। लेकिन फिलहाल अभी की अगर ताजा स्थिति की बात कर ली जाए तो दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई किसान संगठन, कोई किसान नेता दिल्ली में नजर नहीं आया है। हालांकि खबर यह मिली थी कि कल 3 केंद्रीय मंत्रियों की सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा है कृषि मंत्री हैं, पीयूष गोयल है, इन तीनों मंत्रियों की सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई है। लेकिन किसी भी तरह की कोई अभी तक दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस बीच जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आ रही है बहादुरगढ़ से, जहां पर जो कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज है झज्जर में हरियाणा के अंदर, उनकी तरफ से किसानों से अपील की गई है कि इंडस्ट्रियल हब के अंदर किसी तरीके का धरना ना दिया जाए।
फिर आगे बढ़ते हुए जो अभी की एक और अहम खबर आ रही है वो अंबाला हरियाणा बॉर्डर पर आ रही है। वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि किसानों को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। कल जो तस्वीरें ड्रोन से और जमीन से सामने आई थी वो इंतहाई दिल दहलाने वाली थी, काफी खतरनाक थी, काफी लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही थी दोनों तरफ से। आज इस तरीके का क्लैश ना हो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आइस ब्रेक होगा, बड़ा सवाल है। अब बढ़ते हैं जी आगे। किसानों के बाद आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला अरब दुनिया से जुड़ा हुआ है और अरब दुनिया के अंदर आज एक और पहले मंदिर का इफ्तिताह होगा। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म ने इस मंदिर का इफ्तिताह का संग बुनियाद रखा था और मुकम्मल तौर पर निगरानी के बाद आज उस मंदिर को इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बिपास मंदिर का इफ्तिताह आज करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जो अबू धाबी के अंदर मौजूद है आज पहले मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। पहला मंदिर होगा अबू धाबी के अंदर, बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर जब आप देखेंगे तो ये पहला मंदिर होगा जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आज़म जो 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त अरब इमारात के अंदर UAE के अंदर मौजूद है, उनका कल एयरपोर्ट पहुंचने पर जहां प्रोटोकॉल के तहत वालिहाना इस्तकबाल किया गया, वहीं पर रात देर गए कई मफावतनामों पर भी दस्तखत हुए, MOUs पर दस्तखत हुए। और कल ही हमने देखा कि जो भारतीय वहां पर मौजूद है, कल उनकी तरफ से जो इस्तकबालिया दिया गया था उसमें उन्होंने तकरीर भी की और हाथ हिलाकर उन सब का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। मंदिर की जहां तक हम बात करते हैं तो कम से कम 27 एकड़ पर यह मंदिर जो है वो बनाया गया है। पहला हिंदू मंदिर जिसे आप कहेंगे इस पूरे खित्ते के अंदर अबू धाबी के अंदर ये बनाया गया है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी तमाम भारत की जो इकाइयां हैं उनकी अक्कासी आपको वहां पर जरूर मिलेगी। अक्टूबर सन 2022 में जो वहां के रॉयल हेड है शेख निहाम, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज कर दिया गया था, जिसके बाद आज सबकी नजरें अबू धाबी पर रहेंगी जहां पर वजीर आज़म इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक तरफ से राम मंदिर जिसने मुल्क भर के अंदर एक नया माहौल पैदा किया और दूसरी तरफ से मुल्क के बाहर एक और मंदिर का आज इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चंद एक बातें उनकी सुनाएंगे। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 9 अलग अलग समझौतों पर दस्तखत मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान हुए, जिनमें स्ट्रेटेजी के एतबार से कैसे दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे और दोनों की दोस्ती जो आज के वक्त में बेहतर या उरूज पर मानी जाती है वो मजीद उसको इस्तेकाम बख्शा जा सके, इसके लिए भी कोशिशें हुई हैं। इन 9 अलग अलग समझौतों में एक तो भारत और UAE के दरमियान जो व्यापार या कारोबार होता रहा और जो भारत से मजदूर या बाकी लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए जाते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, मुमकिन है कि इस बार थोड़ी सी राहत उन लोगों के लिए हो। रुपी पे कार्ड का भी इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म साहब ने किया है, डिजिटल पेमेंट। जरा ये तस्वीरें सारी दिखाइएगा, ये तस्वीरें जो कल रात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तस्वीरें और आज की तस्वीरें जब आप मिलेंगे तो इसका इम्पैक्ट कितना 2024 पर पड़ेगा, एक बड़ा सवाल वो भी बनता है। और दूसरी तरफ से अरब दुनिया के साथ जो रिश्ते और राब्ते मजबूत किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, यह खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी हिस्सा है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस भी जिस तरीके से राब्ते मजबूत UAE, कतर और दीगर मुल्कों के साथ वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं, इसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सईद रूफ फारूकी, ये जो तस्वीरें और जिस तरीके से कल शेख निहाम की तरफ से आउट ऑफ टर्न प्रोटोकॉल दिया गया और ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ सकता है। और फिर जब ग्लोबल पर हम देखेंगे तो पाकिस्तान हाशिए पर एक बार फिर नजर आ रहा है। बिल्कुल इशफाक, देखिए एक तारीख रकम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि बरसगीर की जब हम बात करें तो कोई मंदिर ऐसा नहीं बना था जहां पे जो हिंदू वहां पे जाते हैं वो इबादत करने के लिए जाते हैं। तो ये इकदाम जो उठाए गए थे आज हतमी जो शक्ल दी जा रही है इसको, और पूरी दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं इस चीज़ पर है। और भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि भारत ने इस पर कोशिशें लगातार की थी, नरेंद्र मोदी ने इस पर कोशिशें लगातार की थी और आज कहीं ना कहीं जो ये चल रहा है कि आज वाज़ेह तौर पर इब्तिदा किया जाएगा इस मंदिर का, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर जो मौजूदा सरकार है, इसके लिए सूदमंद भी साबित हो सकता है क्योंकि कई लोगों की नजरें इस पर थी। राम मंदिर के बाद एक बड़ा जो कदम है वो आज उठाने जा रहे हैं
और एक मंदिर का रस्म इफ्तिताह। चलिए, अगर मंदिर की तस्वीरें जरा वो भी प्ले कीजिएगा। आसिफ, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में आज का दिन? देखिए, और ये जो हम अरब दुनिया के साथ राब्ते मजबूत करने में वज़ीर-ए-आज़म या हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत हुई है। पाकिस्तान जो बड़ी कोशिश कर रहा था कि ऐसी चीजें ना हो, क्या हम ये माने कि 2028-29 आते आते एक और गेम चेंजर के तौर पर भारत देखा जाएगा? मंदिर की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाएंगे, बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पर। इसमें दो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी या सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात की बेहतरी की बात होती है, उसमें आप एक चीज देखेंगे, ये मंदिर की तस्वीर है। इसमें दो चीजें आपको मुख्तलिफ नजर आएंगी। जो भारत के तमाम मजाहिब के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक दीवार एक जो तामीर की गई है इसके अंदर, जिसमें 3D का इस्तेमाल बाज़ाब्ता किया गया है। वहाँ कहा जा रहा है कि रिवायात, सकाफत और हिंदुस्तान की तारीख या यहाँ की जो मकामी सकाफत है उसकी झलकियाँ आपको नजर आएंगी। तमाम मजाहिब का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको स्पेस दी गई एक वॉल के जरिए, और मैसेज ऑफ पीस और यूनिटी जो यहाँ से देने की कोशिश हुई। दूसरी बात कि इसका असर या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। एक तो ये कि भारत के अंदर आइंदा इंतखाबात पर दो तरह से इसका आप असर देखेंगे, क्योंकि अबू ज़हबी के अंदर एक अच्छी तादाद जो है मुसलमानों की भी है। मुसलमानों से जाते ही मुलाकात करना वो काफ़ी सियासी मायने रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का ये पिछले 2015 से 7वीं मरतबा न सिर्फ दौरा बल्कि स्पेशली उन लोगों को मिलना, ये बताता है कि कितना इसका फ़र्क मुस्तक़बिल में आपको नजर आएगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरा, इस वक्त न सिर्फ भारत पाकिस्तान के साथ इस दौरे को जोड़कर देखिए, बल्कि इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है OIC जिसको आप कहते हैं, आने वाले दिनों में जितने भी इजलास होंगे, जितनी भी बैठकें की जाएंगी दुनिया भर के मुख्तलिफ मामलात पर, जिनमें गजा, कभी कभार जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उछाला जाता है, इन सारे मसाइल पर जब गुफ्तगू होगी तो इस दौरे को ज़रूर जहन में रखकर बात की जाएगी। और जानकार तो ये भी बताते हैं कि आइंदा 2 बरसों में OIC के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जिसमें शायद भारत भी एक स्पेस अपनी क्रिएट करने में और एक लीगल बैटल करने में कामयाब हो सकता है। ये जो हम तब्दीलियां देख रहे हैं ना अरब दुनिया में, दरअसल आप देखेंगे कि OIC में 2028 आते आते भारत सरकार का एक मौक़िफ़ होगा, और वो ये मौक़िफ़ होगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के मुल्कों में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से OIC के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार की भी होनी चाहिए, एक व्यू पॉइंट वो भी बन रहा है। और वो व्यू पॉइंट जब नरेट होकर सामने आएगा तो उस वक्त बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है सफारती ताल्लुकात पर। तो ये जो आज का प्रोसेस है ये वहाँ पर काम आएगा, और फिर जो नरेटिव पाकिस्तान की तरफ से लगातार बिल्ड बार बार किया जा रहा था वो टूटता हुआ नजर आएगा। लेट अस होप कि आगे क्या कुछ होगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि आज सबकी नज़रें अबू धाबी पर रहेंगी, UAE पर रहेंगी, जहाँ पर मंदिर का इफ्तिताह होना है। कल जो तस्वीरें थी वो हमने आपके सामने रख दी, मंदिर की पहली झलक भी आपको दिखा दी, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब बात रखेंगे तो किन अल्फाज के साथ बात रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे, वो भी तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ये प्रोग्राम होगा। हम लाइव तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे। चलिए जनाब आगे बढ़ते जी, फटाफट से जरा फिर जम्मू कश्मीर भी चलना, जरा बात पाकिस्तान की भी आपके साथ कर लेते हैं, उसके बाद जरा जम्मू कश्मीर चलते हैं। पाकिस्तान की बात करना बड़ी जरूरी है। इंतखाबात तो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन अभी भी इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत बन पाए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मुस्तहकम हुकूमत बन पाए एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बन सकती है। कि हालांकि अगर हम नवाज शरीफ और जरदारी की बात करें, वो एक पेज पर आ चुके हैं और वो हुकूमत बनाने की तैयारी में है, पर ये क्या हुकूमत आगे बढ़ पाएगी, आगे चल सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तरफ हुकूमत बनाने की तैयारी है और दूसरी तरफ अवाम भी सरापा एहतजाज हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने जीता है, जिनको हराया गया है, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के खिलाफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है। गौर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को लेकर जब बात हो रही है, नवाज शरीफ ने कहा है कि जो उनका भाई है आसिफ जरदारी, वो उन्होंने कैंडिडेट दिया है प्राइम मिनिस्टर के लिए। हालांकि नवाज शरीफ को लंदन से लाया ही गया था कि आप वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के। अब ये तब्दीली आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ की घर वापसी तो जरूर हुई है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। शहबाज ऑलरेडी काम कर चुका है जरदारी के साथ, और आसिफ अली जरदारी, और उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बेहतर भी मानी जा रही है। अगरचे इंतखाबात के दौरान थोड़ा बहुत हमने लेफ्ट राइट भी देखा था, लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज ने कल रात देर गए अपनी राब्ता साइट पर इस बात का ऐलान कर दिया कि पार्टी के सरबराह, PMNL के सरबराह नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया है। दरअसल पाकिस्तान आज के दिन में इंतहाई संगीन सूरत हाल से
नंबर आजमाए, उनके सामने बड़ी मुश्किलें हैं। एक फाइनेंशियल बेल आउट, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां पर बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा मामला है। फिर आपके लेफ्ट राइट में जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सूरत हाल खराब है। आप ईरान के साथ मामला देखें, सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान के साथ देखें, सूरत हाल खराब है। आप अमेरिका को नो नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आप अमेरिका को यस करेंगे तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ेगी। ये एक पांचवा परेशानी है जो इस वक्त हुकूमत के सामने है। तो इन हुकूमत की परेशानियों के बीच नवाज शरीफ खुद को बाहर रखकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, इनको डायरेक्शंस देते रहेंगे कि ऐसा करें ऐसा करें, और शहबाज को आगे की। अगरचे भी नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात हैं, उन्हें सिर्फ जमानतें मिली हैं, बरी नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें इस बात का पूरा इल्म है कि अगर कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, अगर वहां पर कोई भी समात पलट गई और उन्हें सजा मिली तो उस वक्त मुश्किलें बढ़ जाएंगी हुकूमत के लिए, इसलिए शहबाज को सामने कर दिया गया। तो दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बिलावर जरदारी भट्टू जो बाप को अलवी की जगह देखना चाहते हैं, सदर की जगह देखना चाहे, क्या वो टाई हो गया है, एक बड़ा सवाल है। और तमाम सूबों के अंदर पीपीपी के गवर्नर्स होंगे, ये एक बड़ी शर्त है। क्या मुस्लिम लीग नवाज इसको मान चुकी है, ये भी एक बड़ा मामला है। लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया गया है पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इमरान खान को राहत मिल सकती है? कहीं ना कहीं बैकडोर पे कहीं ना कहीं बात चल रही है, जिस तरह केसेस अब हटाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार बनते बनते इमरान खान को राहत मिल सकती है, उनको रिहा भी किया जा सकता है? क्योंकि अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इमरान खान की पार्टी है। देखिए, 12 तारीख को बनीगाला के अंदर जहां पर उनका एक्चुअल रेजिडेंस है, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वहां हलचल भी बढ़ी है जो बताती है। और जब हमने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो पता चलता है कि बनीगाला में हलचल काफ़ी ज़्यादा हुई है। और कुछ खबरें जिसकी अगरचे अभी तक तस्दीक सरकारी तौर पर नहीं हुई है, ये बताती हैं कि इमरान खान को घर पहुंचाकर नज़रबंद किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता बाद में एक एक स्टेप करके फ्री किया जा सकता है। क्योंकि अवाम का जो मैंडेट रहा है उसने एस्टैब्लिशमेंट पर भी, और जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े इदारे थे, जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जिनमें नैब जैसे बड़े इदारे जिसको ख़त्म करने की बड़ी कोशिश हुई, इन तमाम लोगों को क्लियर मैसेज गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक साइड जा रही है इमरान खान की सूरत में। और उस लीडर को जिसको कॉमन मासेस बड़ी तादाद में, जिसको जो तकरीबन 52% वोट लेकर चला जाता है इन इलेक्शंस में भी, रिगिंग के इल्जामात लगने के बावजूद भी, फिर भी उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, ये जो कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हुई है, इसमें शहबाज शरीफ को सामने लाने का एक मकसद ये भी हो सकता है इशफाक, वो ये क्योंकि पीडीएम में जब पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट थी तो वो वज़ीर आज़म की हैसियत से काम कर रहे थे, जब तक हमने देखा कि कक्कड़ को जिम्मेदारी मिली। लेकिन काकड़ के जाने से पहले पीडीएम के साथ रवाबित रखना हो, बहाली के जो कोशिशें थी, या फिर बाकी लोगों को के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अंदर रहना, बाहर जाना, पाकिस्तान को चलाना, और इमरान खान के खिलाफ तमाम लीडरान को, अपोजिशन को एकजुट करने में शहबाज शरीफ का जो कोऑर्डिनेशन रहा है, शायद उस तालमेल को देखते हुए इस वक्त शहबाज का एक बड़ा रोल रहा है जी इस पूरे मामले में। फटाफट से हमने ब्रेक पर जाना, जरा फटाफट से एक खबर आपके सामने रखते हैं, उसके बाद जरा क्लोज करेंगे इस पूरे चैप्टर को, इंटरनेशनल चैप्टर को, और फिर लोग जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। बात जरा रफा बॉर्डर की भी फटाफट से बताते हैं, क्योंकि गजा के अंदर सूरत हाल जो है वो इंतहाई ना। सवा 4 महीने होने जा रहे हैं और जंग को तकरीबन आप जानते हैं 4 महीनों से जारी है और मरने वालों की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई है। इस बीच आज ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मज़ीद कोशिशें हो रही हैं कि रफ़ा के अंदर जहां पर 20,000 लोग जो पिछले 12 से 15 घंटों के दौरान हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, उनको किसी सेफ मकाम पर पहुंचाया जाए, लेकिन जगह कोई है नहीं, इसलिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। दूसरा, कोशिशें ये हो रही हैं मिस्र की जानिब से, कतर की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कि फौरी तौर पर बातचीत के लिए एक दरवाज़ा जो है वो खोला जाए, लेकिन उस पर भी गुज़श्ता 48 घंटों में कोई सहमति, कोई इत्तफाक नहीं हो पाया, जिसका मतलब यह है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से कोई सीज़ फायर होगा गज़ा के अंदर, ऐसी सूरत हाल दिखाई देती नज़र नहीं आ रही है। कायरो के अंदर, मिस्र में, इसके अलावा जो अमेरिकन वहाँ पर नुमाइंदे भेजे गए थे स्टेट्स डिपार्टमेंट के, और कतर की जिम्मेदारी ये थी कि वो 3 मरतबा सीज़ फायर की कोशिशें कर चुका है, लेकिन इस बार ये कोशिश फ़िलहाल
मुस्बत अंदाज में आगे नहीं चली है और कामयाबी नहीं मिली है। एक तो ये बात। दूसरा, साउथ अफ्रीका जो इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया था, जहां से इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस कार्रवाई को रोके पिछली मरतबा हिदायत जारी की गई थी, बल्कि अहकामात सादिर हुए थे। साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से आईजी से, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उससे दरख्वास्त की है कि रफा के अंदर जो फिजाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए इजराइल पर जो है वो अहकामात सादिर किए जाएं आईसीजे की जानिब से। इसके अलावा कोशिश ये हो रही थी कि बातचीत करके सीज फायर कम से कम होना चाहिए, लेकिन ना तो 24 घंटे, ना 48 घंटे, ना 72 घंटे, कहीं पर कोई इत्तेफाक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ पोलैंड के जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी सीधे तौर पर जो पेगासस स्पाईवेयर का मामला था, जिसमें भारत के अंदर भी काफी सियासत हुई, उस पर इजराइल को हदफ तनकीद बनाते हुए मौजूदा इस वक्त जितने भी ठिकाने हैं वहां पर इसके इस्तेमाल करने पर भी इस वक्त तनकीद का निशाना इजराइल को बनाया है। चलिए जनाब, ये तो था मामला जनाब कुछ खबरों का जो हमने आपके सामने रखी फटाफट से। लेकिन जब ब्रेक पर का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको अच्छी खबर बताएंगे कि अब आपको मिलेगी बिजली मुफ्त। तैयार रहिएगा, डिटेल आपको बताएंगे बिजली आपको मुफ्त कैसे मिलेगी। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लोकसभा से बाय बाय, लेकिन राज्यसभा से मोहब्बत किसकी बड़ी है, बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ। सभी बॉर्डरों को सील कर धारा 144 लगाई गई। कई जगहों पर